भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत हैं? यूएसए, फ्रांस, कनाडा, यूएसएसआर। तो जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यूएसएसआर। यूएसएसआर जो कि वर्तमान समय में अब रूस है, उससे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं। अब मूल कर्तव्यों के बारे में देखते हैं। मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, किसकी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही संविधान संशोधन 42वां 1976 में इसको लागू किया गया था। और ये वर्तमान समय में संविधान के किस भाग में है? तो ये संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में ये वर्तमान समय में मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य ये यूएसएसआर से लिए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी इनके लिए, जो वर्तमान समय में अब रूस है, उससे ही ये मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सीरीज आप लोगों की एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है, जो कि आपके एसएससी जीडी एग्जाम और बाकी के अन्य वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आप लोग इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करें। इस वीडियो में हमने आपसे लास्ट में एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ साझा जरूर करें आप लोग। तो प्रश्न देखते हैं। डैश का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? नदियाँ, इमारतें, कृषि और वास्तुकला। तो इस प्रश्न में पूछा है पहली पंचवर्षीय योजना में भारत का क्या मुख्य उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि था। अब देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। पहली पंचवर्षीय योजना, जो पंचवर्षीय योजना है, ये कहाँ से प्रेरित है? तो ये रूस से प्रेरित है पंचवर्षीय योजना। वर्तमान समय में पंचवर्षीय योजना के जगह नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। नीति आयोग जो कि एक गैर संवैधानिक संस्था है और ये थिंक टैंक के रूप में बात करती है। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरुआत हुई थी? तो ये 1951 से इसकी शुरुआत हुई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना का टेन्योर क्या था? तो 1951 से 1956 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना का टेन्योर था। पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डोनर मॉडल पर आधारित थी। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो कृषि तो था ही, और साथ में कृषि और सिंचाई, ये दोनों पहली पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थे, कृषि और सिंचाई। और इसी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन को भी जोड़ा गया 1952 में। 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन को भी जोड़ा गया। और इस पंचवर्षीय योजना में 2 बांध का भी निर्माण कराया गया। 2 बांध कौन से हैं? वो पहला बांध है भाखड़ा नागल। कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। दूसरा बांध है हीराकुंड। ये पहली पंचवर्षीय योजना में इनका निर्माण कार्य कराया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट था ग्रोथ का, वो कितना था? 2.1%। लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ हमने कितनी हासिल की? तो वो 3.6% ग्रोथ हासिल की गई, जो कि टारगेट ग्रोथ से ज़्यादा थी। ये थी पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। और इस समय पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष, 34 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। भारतीय राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित होने के लिए 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रपति जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 में वर्णित है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी होता है तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी
होता है, महाभियोग जारी होता है अनुच्छेद 61 के तहत। और राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो राष्ट्रपति अपना अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। और राष्ट्रपति रूल की घोषणा की जा सकती है राज्यपाल की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। और जो लास्ट राष्ट्रपति की शक्ति है आपात शक्तियों में, वो है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति 360 के तहत। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फुटबॉल क्लब मोहन बगान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1989 में, 1878 में, 1873 में और 1892 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1889 में फुटबॉल क्लब जो मोहन बगान है उसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? ब्रॉड गेज, फुट गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। इसमें से भारतीय रेल की ट्रैक श्रेणी कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फुट गेज। ये भारतीय रेल की श्रेणी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? ताज महोत्सव, गंगा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव और नुआखोई। तो इनमें से कौन सा उत्सव उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में नुआखोई महोत्सव नहीं मनाया जाता है। बाकी की ताज महोत्सव, गंगा महोत्सव और बुद्ध महोत्सव ये तीनों ही उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। नुआखोई जो महोत्सव है ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखोई महोत्सव। उड़ीसा के बारे में यहाँ पे त्यौहार आया है, तो उड़ीसा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला है छऊ। पहला कौन सा है? छऊ। दूसरा है कोणार्क महोत्सव, कोणार्क महोत्सव। तीसरा है काली मिट्टी महोत्सव। कौन सा है? काली मिट्टी महोत्सव। ये उड़ीसा के कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव है। पहला हो गया आपका नुआखोई, दूसरा हो गया छऊ, तीसरा है कोणार्क महोत्सव और चौथा है काली मिट्टी महोत्सव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल का विद्युत अपघटन एक उदाहरण है द्विस्थापन अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया का और विस्थापन अभिक्रिया का और संयोजन अभिक्रिया का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जल का विद्युत अपघटन है ये संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? एथेन, मेथेन, एथेनॉल और जल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जल। जल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार किस राज्य में होता है? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो ये नौचंदी जो प्रसिद्ध नौचंदी मेला है ये किस राज्य में एक बार लगाया जाता है वर्ष में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जो नौचंदी मेला है ये उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मेले। तो पहला मेला आता है श्रावणी मेला। कौन सा है? श्रावणी मेला। ये उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है। दूसरा है कजली मेला, कजली महोत्सव या मेला। और आखिरी है कुंभ महोत्सव, कुंभ महोत्सव। ये सभी मेले उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के जल संसाधनों का भारत का अंश कितना है? 8%, 15%, 10% और 4%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4%। विश्व के जो जल संसाधन है उसका भारत का अंश कितना है? तो वो 4% है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं तो वे रन किस रूप में माने जाते हैं? LBW बाई,
लेग बाई और वाइड बॉल। तो इसका राइट आंसर होगा बाई। जब क्रिकेट में गेंद बल्ले को नहीं लगती है और उस गेंद पे रन ले लिया जाता है तो उसको बाई का रन माना जाता है। ये सारी जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं LPW, लेग बाई और वाइड बॉल, ये सारी क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों को ये भी याद रखना है। LPW, लेग बाई और वाइड बॉल ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था LBW किस खेल से संबंधित है, तो उसका जो आंसर था वो क्रिकेट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे हम लोगों को भी और अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो प्रश्न देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन था? मनमोहन सिंह, LK आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा PV नरसिम्हा राव 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो क्या था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1992 से 1997 तक। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय था। इसकी जो प्राथमिकता थी वो क्या थी? तो इसकी प्राथमिकता थी 8वीं पंचवर्षीय योजना की मानव संसाधन का विकास। क्या थी? मानव संसाधन का विकास। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1993 में, और इसी में राष्ट्रीय महिला कोष की भी स्थापना की गई थी 1993 में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का आपको प्रधानमंत्री आसानी से याद हो जाएगा, PV नरसिम्हा राव। आप लोगों ने एक वेब सीरीज देखी होगी स्कैम 1992 हर्षद मेहता के ऊपर। उसमें लास्ट में बताया जाता है कि ये प्रधानमंत्री स्कैम है, PV नरसिम्हा राव स्कैम है। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना उसी समय के स्कैम में हुई थी। तब प्रधानमंत्री जो थे वो PV नरसिम्हा राव थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कनक रेले को, KP केटप्पा पिल्लई को, महबूब सुभानी को और सुचित्रा एला को। तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए। तो ये कौन था? तो कनक रेले को मोहिनीअट्टम में व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? कथकली, भरतनाट्यम, कथक और मणिपुरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा कथक। सितारा देवी कथक का बहुत बड़ा नाम है और SSC कई बार इनसे प्रश्न पूछ चुका है। तो ये प्रश्न आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो उसका राइट आंसर होगा कथक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संस्था में स्वामित्व वाली वस्तुएं कहलाती हैं? डिबेंचर, देयता, ऋण और परिसंपत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा परिसंपत्तियाँ। परिसंपत्तियाँ कहलाती हैं किसी स्वामित्व वाली वस्तुओं में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मणिपुर का नृत्य है? बिहू, डंडा यात्रा, कुम्मी, पांगता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पांगता। ये मणिपुर का एक नृत्य रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त मंत्री, राज्य के राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष। तो इसके जो राज्य व्यापार सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष होता है वो राज्य विधानमंडल का अध्यक्ष ही राज्य व्यापार सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उपनिवेश शासन के दौरान कृषि में ठहराव को डैश वित्त से समाप्त कर दिया गया था? औद्योगिक लाइसेंस से, हरित क्रांति से, पुरानी फसल तकनीक से, ऋण सुविधा से। तो इसको किससे समाप्त कर दिया गया था? तो इसको हरित क्रांति से समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? वज्रमित्र ने, अग्रमित्र ने, पुष्यमित्र ने और वासुमित्र ने। तो जो शुंग वंश की स्थापना की थी वो पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी, शुंग वंश की स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि उपज वह हिस्सा है जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है कहलाता है?
संशोधित, संतुलित, आयतित और बाजार। तो ये किसका हिस्सा है? तो ये बाजार का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी डैश में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। तो किस वर्ष में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस लेने का फैसला किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस हैं आपके पास 1924, 1925, 1922 और 1927। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1922। 1922 में ही चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत यंत्र संभागता होती है? सोना, चांदी, लिथियम, प्लेटिनम। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चांदी। चांदी यानी कि सिल्वर में सर्वाधिक विद्युता संभागता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। कैलिस्टो, चंद्रमा, लो, टाइटन। तो पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष डैश तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था? अक्टूबर 2, 2018 को, अक्टूबर 2, 2017 को, अक्टूबर 2, 2019 को, अक्टूबर 2, 2023 को। तो इसको कब शुरुआत की गई थी इसकी? तो इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर 2, 2019 को ही स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। और इसका दृष्टिकोण क्या था? तो इसको स्वच्छ भारत बनाने के दृष्टिकोण से इस मिशन की शुरुआत की गई थी अक्टूबर 2, 2019 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं? कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम, सत्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सत्रिया। जतिन गोस्वामी ने सत्रिया के योगदान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उन्होंने इसके योगदान के लिए अनेक पुरस्कार अर्जित किए हैं। अब देखते हैं पिछले वीडियो का प्रश्न जो हमने आप लोगों से पूछा था, और ज़्यादातर सभी लोगों ने इसका राइट आंसर दिया था। तो हमने प्रश्न पूछा था, शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया था? 545 में, 537 में, 541 में और 539 में। तो उसका राइट आंसर क्या था? तो उसका राइट आंसर था 539 में शेर खान ने चौसा में हुमायूं को हराया था। अब बारी है आज के प्रश्न की, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का प्रश्न है, जनरल डायर ने किस वर्ष मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? 1819 में, 1845 में, 1829 में और 1919 में। प्रश्न है, जनरल डायर ने किस वर्ष मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोगों को इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। धन्यवाद।